नमस्ते बच्चों। हम 11वां पाठ पढ़ चुके थे। आज हम 11वें पाठ के स्वाध्याय को हल करेंगे। तो स्वाध्याय का पहला प्रश्न है बच्चों, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उसमें पहला है समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण के बीच अंतर ज्ञात करना है हमें। किसके आधार पर? प्रतिबिंब के स्वरूप और आकार के आधार पर अंतर स्पष्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने बोर्ड पे एक सारणी बनाई है और इस सारणी के अनुसार पहला कॉलम है दर्पण का प्रकार, दूसरा है प्रतिबिंब का स्वरूप और तीसरा है प्रतिबिंब का आकार। तो दर्पण का प्रकार है पहला समतल दर्पण। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? काल्पनिक और सीधा बनता है, हमेशा सीधा बनेगा। और आकार कैसा होगा? वस्तु के आकार के बराबर। उसके बाद है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में बच्चों दोनों ही प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक भी बनता है और वास्तविक भी बनता है। उसी तरह से उल्टा भी बनता है और सीधा भी बनता है। ये किसके आधार पर होता है? वस्तु कहाँ रखी है उसके आधार पर उनकी निश्चिति होती है। और आकार कैसा होगा? वस्तु के आकार के बराबर भी हो सकता है, वस्तु से बड़ा भी हो सकता है और वस्तु से छोटा भी हो सकता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक और सीधा ही बनेगा और आकार कैसा होगा? वस्तु से छोटा। इस चीज को याद रखेंगे। उसके बाद आते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है आपके इसमें, अवतल दर्पण के संदर्भ में प्रकाश स्रोत की भिन्न भिन्न स्थिति बताइए। 3 चीजें दी हुई हैं, टॉर्च, प्रोजेक्ट लैंप और फ्लड लाइट। तो प्रकाश स्रोत कहाँ रखा होता है वो देखते हैं। टॉर्च में ये पहला पॉइंट है इसका, पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। तो टॉर्च में प्रकाश स्रोत कहाँ रखा होता है? अवतल दर्पण की नाभि पर। तो मुख्य नाभि पर प्रकाश स्रोत को रखने पर प्रकाश की समांतर किरणें बाहर निकलती हैं। उसके बाद दूसरा है प्रोजेक्टर लैंप। प्रोजेक्टर लैंप में प्रकाश स्रोत कहाँ होता है? अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा होता है। और तीसरा है फ्लड लाइट। फ्लड लाइट में अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से थोड़ा परे रखा जाता है, जिससे तीव्र प्रकाश किरणें प्राप्त होती हैं और बाढ़ में अगर कोई व्यक्ति फंसा है तो उसे बचा लिया जाता है। अगला तीसरा है इसमें, सौर उपकरणों में अवतल दर्पणों का उपयोग क्यों किया जाता है? सूर्य जैसे विशाल स्रोत जो अवतल दर्पण से बहुत अधिक दूरी पर होते हैं, उनसे आने वाली प्रकाश की किरणों को मुख्य अक्ष के समांतर माना जाता है। और ये किरणें आप पढ़ चुके हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन होकर के कहाँ पे मिलती हैं? मुख्य नाभि पर। तो सूर्य से आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं उनमें ऊष्मा विकिरण भी होती है। तो वो ऊष्मा की विकिरण भी कहाँ इकट्ठी होती है? मुख्य नाभि पर। और मुख्य नाभि पर सभी किरणें एकत्रित होने के कारण वहाँ पे अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। और सौर उपकरण ऊष्मा के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, इसलिए उस ऊष्मा विकिरण के कारण उत्पन्न ऊष्मा के कारण सौर उपकरण कार्य करते हैं। इसलिए सौर उपकरणों में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। बच्चों अगला प्रश्न है बड़ी ई, वाहनों के बाहर की ओर लगाया गया दर्पण उत्तल दर्पण क्यों होता है? अब इसका उत्तर पढ़ाते समय भी मैंने बताया था कि उत्तल दर्पण में, और यहाँ भी देखिए, उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। काल्पनिक सीधा तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो उत्तल दर्पण वाहनों के दोनों साइड में बाहर की ओर लगा होने के कारण पीछे से आने वाले वाहन
वाहन चालक को सीधा तथा वस्तु से छोटे रूप में दिखाई दे जाते हैं, जिसके कारण वाहन चालक सावधान हो जाता है और वाहन को रास्ता दे देता है। इसलिए वाहन चालक के बाहर की ओर लगाया गया दर्पण उत्तल दर्पण होता है। अगला प्रश्न है बच्चों, अवतल दर्पण की सहायता से कागज पर सूर्य का प्रतिबिंब प्राप्त करने के उपरांत कुछ समय के बाद कागज जलने लगता है। तो इस प्रश्न का उत्तर भी अभी जैसे मैंने बताया था बच्चों, सूर्य पृथ्वी से बहुत अधिक दूरी पर होने के कारण वहां से आने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं और ये प्रकाश की किरणें जब दर्पण से परावर्तित होती हैं तो परावर्तन के पश्चात ये मुख्य नाभि पर एकत्रित होती हैं, जिससे मुख्य नाभि पर सूर्य का एक छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। उस प्रतिबिंब में सूर्य से आने वाली ऊष्मीय विकिरण भी होती हैं, जिसके कारण मुख्य नाभि पर जो सूर्य का प्रतिबिंब बन रहा है वहाँ पर अत्यधिक परिमाण में ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिसके कारण कागज पर अगर सूर्य का छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं तो कुछ समय के उपरांत कागज जलने लगता है। फिर अगला प्रश्न है बच्चों, बड़ा ऊ, गोलीय दर्पण टूटने के बाद मिलने वाला प्रत्येक टुकड़ा कौन से प्रकार का दर्पण होगा और क्यों? तो इसका उत्तर है, गोलीय दर्पण टूटने के बाद मिलने वाला प्रत्येक टुकड़ा मूल गोलीय दर्पण के समान होगा। मूल गोलीय दर्पण यानी अगर उत्तल दर्पण टूटेगा तो उसका प्रत्येक टुकड़ा क्या होगा? उत्तल दर्पण होगा। अवतल दर्पण टूटेगा तो उसका प्रत्येक टुकड़ा अवतल दर्पण ही होगा, क्योंकि परावर्तक पृष्ठभाग और वक्रता केंद्र में कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिर बच्चों अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न, गोलीय दर्पण द्वारा होने वाले परावर्तन के लिए कौन सी चिन्ह परिपाटी का उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर बच्चों पेज नंबर 125 पे क्लियर दिया हुआ है, बॉक्स में है। ऑरेंज कलर का जो बॉक्स है कार्तीय चिन्ह परिपाटी, तो उसमें आकृति भी बनानी है और वो 5 पॉइंट जो दिए हुए वो 5 पॉइंट भी आपको लिखने हैं। फिर तीसरा प्रश्न है बच्चों, अवतल दर्पण द्वारा मिलने वाले प्रतिबिंबों की सारणी के आधार पर उनकी किरणाकृति बनाइए। तो इसे कैसे करेंगे ये मैंने वीडियो बनाते समय भी आपको बताया था, और यहाँ पर पेज नंबर 122 पे ये सारणी दिखाई दे रही है आपको। इस सारणी के अनुसार 6 पॉइंट दिए हुए हैं, यानी 6 आकृतियाँ बनेंगी। पहली आकृति कैसे बनेगी? ध्रुव और नाभि के बीच में आपको वस्तु रखनी है और प्रतिबिंब तैयार करना है। दूसरा, नाभि पे वस्तु को रख करके और फिर प्रतिबिंब तैयार करना है। तीसरा, वक्रता केंद्र और नाभि के मध्य में वस्तु को रखना है और फिर प्रतिबिंब को तैयार करना है। चौथा, वक्रता केंद्र पर रख करके प्रतिबिंब की रचना करनी है। और पांचवा, वक्रता केंद्र से दूर रख करके परे यानी दूर। और छठवां है वक्रता केंद्र से बहुत दूर यानी अनंत दूरी पर, जैसे सूर्य। तो अनंत दूरी से आने वाली प्रकाश की किरणों को आपको कैसे करना है वो देखते हैं। बच्चों इस आकृति में देखिए वस्तु कहाँ है? अनंत दूरी पे। अनंत दूरी यानी पता नहीं किधर है। तो अनंत दूरी से आने वाली प्रकाश की किरणों को हम मुख्य अक्ष के समांतर मानते हैं। तो ये तीर का निशान दिखाई दे रहा है, ये कौन सी किरणें? आपाती किरणें। ये दोनों और ये मुख्य अक्ष के समांतर हैं। तो ये किरणें जब दर्पण से टकराती हैं और परावर्तित होकर के कहाँ से जाती हैं? मुख्य नाभि से होकर के जाती हैं। तो ये सभी किरणें कहाँ मिल रही है? मुख्य नाभि पर। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? मुख्य नाभि पर। और कैसा बनेगा? उल्टा, वस्तु से बहुत ही छोटा और वास्तविक बनेगा, क्योंकि किरणें वास्तव में मिलती हैं। चौथा प्रश्न है इसमें,
नीचे दिए गए उपकरणों में कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है? पेरिस्कोप, फ्लडलाइट्स, दाढ़ी करने का दर्पण, बहुरूपदर्शक, रास्ते के बल्ब और मोटर गाड़ी के बल्ब। तो इनके उत्तर हैं पेरिस्कोप। इसमें समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ये 8वीं कक्षा में आप पढ़ चुके हैं। फ्लड लाइट्स, इसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने के दर्पण में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। बहुमूर्ति दर्शक, ये भी 8वीं कक्षा में आपने पढ़ा है। समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। फिर है रास्ते के बल्ब। रास्ते के बल्ब में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है और मोटर गाड़ी के बल्ब में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो बच्चों, आज हमने स्वाध्याय के प्रश्न 1 से 4 तक हल किए। आगे के प्रश्न हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।